मैं एक मज़दूर हूँ और जिस दिन कुछ लिख ना लूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है। मुंशी प्रेमचंद। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंश। आज हम बात करने वाले हैं उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। इस वीडियो में हम उनका जीवन परिचय, उनका साहित्य परिचय, उनकी जीवन की एक एक गौण चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है सभी विद्यार्थियों जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, जो एमए में है, चाहे यूजीसी नेट है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को वो कर रहे हों। तो एक एक चीज़ इसमें मैंने चीज़ों को संग्रहित किया है और फिर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो बने रहिए मेरे साथ। मुंशी प्रेमचंद पढ़ने जा रहे हैं आज हम। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद सब इस नाम से वाकिफ़ हैं, सब जानते हैं। हर सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में, अपन स्कूल एजुकेशन में देख लो चाहे कॉलेज एजुकेशन में देख लो, कहानी मिल ही जाती है मुंशी प्रेमचंद जी की। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद चीज़ ही ऐसी है। ठीक है, तो अपन इनका एक जीवन परिचय पढ़ते हैं जो आप अपने एग्ज़ाम में भी लिखकर आ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके का मैटर है, नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल भी, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है ना। और आपको इनका परिचय से अवगत मैं कराता हूँ। ठीक है, जन्म, इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में। जन्म हुआ था इनका 31 जुलाई 1880 में। जन्म स्थान कहाँ था? वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में है, उसके लम्ही ग्राम में। ठीक है, वाराणसी के लम्ही ग्राम में। इनका निधन कब हो गया था? 8 अक्टूबर 1936 को। 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो गया था। ठीक है, इनकी माता का नाम है आनंदी देवी। ठीक है, कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी जब 7 साल के थे तब इनकी माता जी स्वर्ग सिधार गई थी। ठीक है, कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी जब 7 वर्ष की उम्र के थे तब इनकी माता जी का निधन हो गया था। और ऐसे कहा, और इनके पिता का नाम क्या है? मुंशी अजायब राय श्रीवास्तव। मुंशी अजायब राय श्रीवास्तव। ओके, तो मुंशी अजायब राय श्रीवास्तव का भी ऐसे कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी जब 14 साल के थे तब उनके पिता का भी निधन हो गया था। ठीक है, तो जब 7 वर्ष के थे तब तो माताजी की डेथ हो गई थी और जब 14 साल के थे तो पिताजी की डेथ हो गई थी। ठीक है, ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखना। इनकी पहली पत्नी का नाम अज्ञात ही मिलता है अपने को। अपन काफ़ी बुक्स में पढ़ते हैं तो पहली पत्नी का नाम मिलता नहीं है। ठीक है, मगर दूसरी पत्नी का नाम है शिवरानी देवी। शिवरानी देवी इनकी दूसरी पत्नी का नाम है। ठीक है, इनकी संतानें देखो, इनके क्या बच्चे थे, कौन कौन से बच्चे थे? अमृत राय, इनके पुत्र का नाम है अमृत राय, श्रीपत राय। अमृत राय और श्रीपत राय इनके 2 पुत्र थे, अमृत राय और श्रीपत राय। और इनकी पुत्री थी कमला देवी। पुत्री का नाम क्या है? कमला देवी। ठीक है, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। इनका मूल नाम अपन सब जानते हैं, मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव। और उर्दू में किससे लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। ये चीज़ बिल्कुल आपको हर आपके कवि लेखक परिचय में लिखनी पड़ती है, आप भी जानते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप नोट करते रहना साथ साथ। ठीक है, तो उर्दू में ये नवाब राय से लिखते थे और मूल नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है, अब इनकी थोड़ी सी विशेषताओं पे बात करते हैं, इनकी जीवन परिचय से बात करते हैं थोड़ी सी। देखो, पहला विवाह इनका 15 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, जो संपन्न ना हो सका। इनका जो पहला विवाह हुआ था वो 15 साल के थे ना जब ये, तभी ही हो गया था, मगर वो संपन्न नहीं हो पाया। ठीक है, उसके पश्चात विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विधवा, उसके पश्चात विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विधवा शिवरानी देवी से इनका दूसरा विवाह हुआ। नोट करते रहना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। क्या है? उसके पश्चात विधवा विवाह का समर्थन करते हुए इन्होंने बाल विधवा
क्या नाम था, शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। बचपन से ही अभावों से ग्रस्त रहे। प्रेमचंद जी बचपन से ही अभावों से ग्रस्त रहे, सब जानते हैं अपन, ठीक है ना। बचपन से ही अभाव से ग्रस्त रहे। अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए 1919 में प्रेमचंद जी ने बीए करा, ये भी नोट करना, ठीक है। तो जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई करी। अभाव से ग्रस्त रहा बचपन, ठीक है। उसके बाद बचपन के बाद जब जैसे ही शादी हो गई, उसके बाद पारिवारिक संबंधों के कारण काफ़ी समस्या में रहे और जैसे तैसे इन्होंने बीए की शिक्षा प्राप्त करी। जो बीए कब करा था, 1919 में किया था। और कहते हैं प्रेमचंद जी चाहते थे कि वो इंग्लिश से, अंग्रेजी साहित्य से एमए करना चाहते थे मुंशी प्रेमचंद जी। और ऐसे भी कहते हैं उनके बीए में, जो बीए थी उनमें उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंग्लिश भी थी, ठीक है। तो पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की शिक्षा प्राप्त करी, ठीक है। बीए के पश्चात इन्होंने शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर का पद संभाला। बीए के बाद, बीए हो गया, उसके बाद क्या नौकरी करनी पड़ी थी, काफ़ी आर्थिक समस्या थी इनको। तो बीए के बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर का पद संभाला। अब देखना, इन पर ये काफ़ी अच्छी विशेषता है इनकी, ये भी, इन पर गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव था। इन पर गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण नौकरी त्यागनी पड़ी। तो नौकरी करते थे ना, वो त्यागनी पड़ी। गांधीवादी विचारधारा का काफ़ी इन पर प्रभाव था और इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण अपनी नौकरी छोड़ दी थी, ठीक है। परंतु लेखन कार्य सक्रिय रूप से जारी रखा, मगर लेखन कार्य जारी रखते थे, लिखते थे, निरंतर रखा। प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन, प्रथम कहानी संग्रह इनका सोजे वतन, जो 1908 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। सोजे वतन इनका प्रथम कहानी संग्रह है भाई, याद रखना, सोजे वतन नाम, ठीक है। अब देखना, 1910 में अंग्रेजी सरकार द्वारा इसे जब्त कर लिया गया था, इसे जब्त कर लिया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा और प्रेमचंद पर लिखने की पाबंदी लगा दी कि प्रेमचंद, ये तो प्रेमचंद लिखेगा नहीं, ठीक है ना। पहले बात सुन लो, सोजे वतन के जब्त होने तक नवाब राय नाम से लिखते थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है, सोजे वतन के जब्त होने तक नवाब राय के नाम से लिखते थे और जैसे ही जब्त हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने उनका तो जो जला दिया था सोजे वतन और कह दिया था नवाब राय लिखेगा नहीं आज के बाद, प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो 1910 में अंग्रेजी सरकार द्वारा इनका जो सोजे वतन कहानी संग्रह था वो जब्त कर लिया गया। इसमें कुछ देशभक्त से संबंधित काफ़ी देश उस टाइम, है ना, काफ़ी हिंसक विद्रोह हो रहे थे और काफ़ी स्वतंत्रता का समय था, तो इस कारण से उसमें देशभक्ति भावना थी, तो इस कारण से अंग्रेजी सरकार को बुरा लगा, इसलिए इन्होंने उनका जब्त कर लिया, ठीक है। सोजे वतन जब्त होने तक नवाब राय के नाम से लिखते थे प्रेमचंद जी, ठीक है। इसके बाद अब देखना, मुंशी दया नारायण निगम, मुंशी दया नारायण निगम जो ज़माना पत्रिका थी ना, ज़माना पत्रिका के संपादक थे। मुंशी दया नारायण निगम ज़माना पत्रिका के संपादक थे। इन्होंने क्या कहा भाई प्रेमचंद को, इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी, ठीक है। मुंशी दया नारायण निगम ने प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर आरंभिक लेखन, फिर इनका जो आरंभिक लेखन जो प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे थे वो ज़माना पत्रिका में ही किया था, ज़माना पत्रिका में ही इन्होंने अपना आरंभ किया था लेखन का, ठीक है। बंगाल के मशहूर साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट नाम दिया था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बिल्कुल नोट करना, बंगाल के मशहूर साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट, आज अपन कहते हैं ना इन्हें उपन्यास सम्राट, वो इसीलिए इन्होंने नाम दिया था, ठीक है। उपन्यास सम्राट कहकर पुकारा इनको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है।
कलम का सिपाही इन्हें अमृत राय ने कहा था, इनके पुत्र थे ना, उन्होंने इन्हें कलम का सिपाही कहा था। और हिंदी साहित्य जगत में इन्हें कलम का जादूगर नाम से भी जाना जाता है। तो कितने अच्छे अच्छे नाम है, उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट, कलम का सिपाही, कलम के जादूगर, ठीक है ना। आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र, इनका जो आखिरी उपन्यास था ना भाई, उसका क्या नाम था? उसका नाम था मंगलसूत्र। क्या नाम था? मंगलसूत्र, जो 1948 में पब्लिश हुआ था मंगलसूत्र, ठीक है ना। पूरा ना हो सका, मंगलसूत्र पूरा नहीं हुआ था उनका। जो लास्ट क्यों नहीं हुआ था भाई? देखो एक चीज़ बताऊं, मुंशी प्रेमचंद जी के जब लास्ट एज में थे वो अपने जीवन की, तो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहे थे वो। लगातार 2-3 सालों से वो बीमार थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मगर उपन्यास लिख ही रहे थे, मगर मृत्यु हो जाती है उनकी, ठीक है। तो मंगलसूत्र उपन्यास था उनका, जो 1948 का था, पूरा ना हो सका। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमृत राय, उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया। सब चीज़ें नोट करने लायक है आपको। एक मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, मैं साइड हट जाऊंगा। आखिरी उपन्यास उनका मंगलसूत्र 1948 में, ठीक है ना। ये पूरा ना हो सका, उनकी मृत्यु हो गई थी ना, इस कारण से। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया था। अब देखो, कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी 300 कहानियाँ हैं। कुछ विद्वान मानते हैं, ठीक है, जो साहित्यिक विद्वान है वो मानते हैं कि इनकी 300 कहानियाँ हैं। कितनी कहानियाँ हैं? 300 कहानियाँ हैं। और कुछ विद्वानों का मानना है इनकी 301 कहानियाँ हैं। कितनी कहानियाँ? 301 कहानियाँ। और कुछ का मानना है 302 हैं, और कुछ का मानना है 303 कहानियाँ हैं इनकी, ठीक है। 300, कुछ का मानना है 301 है, कुछ का मानना है 302 है, और कुछ का मानना है 303 है। क्योंकि कुछ मिली नहीं है इनकी कहानियाँ, कुछ कहानियाँ इनकी मिली नहीं है। तो 300 कहानियाँ तो ऐसे मानते हैं सब। तो कुछ मानते हैं 301 है, कुछ मानते हैं 302 है, कुछ मानते हैं 303 है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पहली कहानी कौन सी है, दूसरी कहानी कौन सी है, और और किस प्रकार इनकी अंतिम कहानी है, पहला उपन्यास का है। तो अभी अपन इनके बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। तो आगे देखिएगा क्या है। कुछ विद्वान अनमोल रत्न, इनकी कहानी का नाम है। कुछ विद्वान अनमोल रत्न को इनकी पहली कहानी मानते हैं, ठीक है। कुछ विद्वानों का मत है कि इनकी जो पहली कहानी है वो क्या है? अनमोल रत्न है, पहली कहानी। और कुछ का मानना है, और कुछ का ही नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों का मानना है कि इनकी पहली कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वरम। इनकी पहली कहानी है पंच परमेश्वर। कुछ का ही मानना है कि अनमोल रत्न है, और बहुत ज़्यादा लोगों का, जो विद्वानों का मानना है कि पंच परमेश्वरम इनकी पहली कहानी का नाम है, ठीक है। पहली कहानी मानते हैं, पंच परमेश्वर को इनकी पहली कहानी मानते हैं। इनकी अंतिम कहानी कफन, इनकी अंतिम कहानी कफन को माना जाता है, ठीक है। कफन इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है, ठीक है। अब अपन पहले बढ़ते हैं प्रेमचंद की कहानियों का विकास क्रम, ठीक है। तो 1910 से 1920 तक, ठीक है। फिर 1920 से 1930 तक, और फिर 1930 से 1936 तक। मतलब इस ड्यूरेशन में प्रेमचंद जी की कहानियाँ काफ़ी प्रचलित हुई, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर। यह आपको हर जगह लिखनी पड़ती है, ठीक है। आपके कवि, आपका लेखक परिचय हो जाए, चाहे आप कॉलेज एजुकेशन में हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लिखते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, गौर करिएगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य को कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध जैसे अनेक विधाओं से समृद्ध किया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य को उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध जैसी विधाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, ठीक है। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। उनकी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर
सरस्वती पत्रिका, ठीक है ना, सरस्वती पत्रिका में छपी थी। उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर सरस्वती पत्रिका में छपी थी। प्रेमचंद ने के कथा साहित्य में भारतीय जीवन का सफल चित्रण मिलता है। प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं ना, उनमें अपने को भारतीय जीवन का सफल चित्रण मिलता है। इनकी कहानियों में अपन देखते हैं तो किसान वर्ग, मध्यम वर्ग, स्त्रियों का जो शोषण है और जो भी स्त्रियों से संबंधित चीज़ें हैं, जो भी संकीर्ण मानसिकताएं होती है, उन चीज़ों का काफ़ी इनकी रचनाओं में मिलता है। ठीक है, वैसी मतलब इन चीज़ों को इन्होंने काफ़ी चीज़ पढ़ा है और फिर अपनी रचनाओं में लिखा है, जिससे लोग इससे वाकिफ़ हो। उनकी रचनाओं के माध्यम से वो एक समाज को एक संदेश दें कि ऐसा नहीं है। पूस की रात इनकी कहानी है, जिसमें इन्होंने किसान वर्ग का जो शोषण होता है और किस प्रकार प्रकृति का जो प्रकोप था, उसमें ठंड थी, उससे कैसे फसल बर्बाद हुई, तो काफ़ी उत्तम रचनाएं हैं इनकी रचनाओं से हमको काफ़ी सीख मिलती है और काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ एक लाइन का है, मैंने एक्सप्लेन करे कि भारतीय जीवन का सफल चित्रण हुआ है। ठीक है, इनकी रचनाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता, ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखोगे आप, इनकी रचनाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद इनकी रचनाओं की एक अहम चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। कहानियाँ चलती थी पहले, प्रेमचंद जी से पहले कहानियाँ थी तो ठीक है, चलती थी, ठीक है, उनसे भी सीख मिलती थी, मगर प्रेमचंद ने कहानियों में आदर्श के साथ साथ यथार्थ का भी चित्रण किया है, यथार्थ का भी चित्रण किया है। ठीक है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का भी चित्रण किया है। हाँ, तो क्या है कि इनकी रचनाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। इनकी रचनाओं में आदर्श के साथ साथ यथार्थ जैसा है ना वैसा चित्रण हुआ है। इनकी रचनाओं में काफी गूढ़ अर्थ में लिखी हैं चीजें, ठीक है, और उनका मतलब काफी पढ़ते हैं, जब उनका मतलब समझ आता है तो आश्चर्य होता है। ठीक है, प्रेमचंद जी प्रगतिवादी विचारधारा के कथाकार हैं, ये भी अच्छा पॉइंट है कि प्रेमचंद जी प्रगतिवादी विचारधारा के कथाकार हैं, बहुत अच्छा पॉइंट। कथा साहित्य को जासूसी तथा तिलिस्म, कथा साहित्य को जासूसी तथा तिलिस्म की दुनिया से निकालकर उसे समाज की यथार्थ समस्याओं तक ले जाने का श्रेय प्रेमचंद जी को ही जाता है। समझना, कथा साहित्य को जासूसी तथा तिलिस्म, ठीक है ना, जासूसी तथा तिलिस्म की दुनिया से निकालकर, उस दुनिया से निकालकर, जैसे ठीक है ना, दुनिया से निकालकर उसे समाज के यथार्थ जैसी जो समाज में वास्तविक समस्याएं हैं ना, उसको अपने लेखन में गढ़ा है। ठीक है, यथार्थ समस्याओं तक ले जाने का श्रेय प्रेमचंद जी को ही जाता है। ठीक है, अब इनकी शैली देखते हैं थोड़ी सी। तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी तथा लोक भाषा के शब्द इनकी रचनाओं में हमें मिलते हैं। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तत्सम शब्द तथा लोक भाषा के जो शब्द हैं इनकी रचनाओं में हमें बहुतायत मिलते हैं। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये भी एक प्रेमचंद की काफी अच्छी विशेषता है। आप लिख सकते हो कभी भी विशेष में, मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग काफी ज्यादा करते हैं प्रेमचंद जी। ठीक है, तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों के साथ वर्णात्मक शैली, कौन सी शैली? वर्णात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, विवरणात्मक शैली और संवाद शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। कि मुहावरे और लोकोक्तियां भी इनकी, अपन कहानियां पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, उनमें मिलती है। मुहावरे मिलते हैं अपने को, लोकोक्तियां मिलती है अपने को, अंग्रेजी के शब्द मिलते हैं अपने को, उर्दू के शब्द मिलते हैं अपने को, फारसी
ठीक है, लोक भाषा के शब्द अपने को इनकी रचनाओं में, इनकी कहानी उपन्यास जो भी रचनाएं हैं उनमें अपने को मिलते हैं। ठीक है, अब एक बहुत अच्छी चीज प्रेमचंद जी के अनुसार उपन्यास, कि प्रेमचंद जी ने उपन्यास को किस तरह परिभाषित किया है भाई। ठीक है ना, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य खोलना ये उपन्यास का मूल तत्व है। क्या कहा है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। ठीक है, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। ठीक है, अब प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी को किस तरह परिभाषित किया है उन्होंने। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। ठीक है, अपन ने कोटेशन पढ़ा है काफी, साहित्य समाज का दर्पण है। क्या पढ़ा है, साहित्य समाज का दर्पण है। ये किसका है, ये मुंशी प्रेमचंद जी का कोटेशन है, साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ दिस सोसाइटी। ठीक है, साहित्य समाज का दर्पण है। और ये तो प्रेमचंद जी ने कहा है, और इसके साथ एक चीज और कही है। क्या कही है, साहित्य को समाज का दर्पण ही नहीं मशाल भी होना चाहिए। साहित्य को समाज का दर्पण ही नहीं मशाल भी होने चाहिए। ठीक है, मशाल भी होना चाहिए। अब मैं आपको प्रेमचंद जी की थोड़ी सी विशेषताएं बता देता हूँ। उनके कोटेशंस, उनके जो कथन है ना, जो काफी प्रचलित हैं, जो चलते रहते हैं, वो मैंने संग्रहित करे हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे स्टार्ट करता हूँ मैं। मन एक भीरू शत्रु है। मन एक भीरू शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। मन एक भीरू शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। महान व्यक्ति महत्वाकांक्षा के प्रेम से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। महान व्यक्ति महत्वाकांक्षा के प्रेम से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। बहुत अच्छी चीज है। आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपने घर की याद आती है। आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपने घर की याद आती है। कितनी अच्छी चीज जीवन में डाली है। मैं ये कोटेशंस बता रहा हूँ, इनका एक उद्देश्य ये भी है कि इनसे आप इंस्पिरेशन लें, इनसे आप सीखें, मोटिवेट हों। ठीक है ना, अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। अपनी भूल अपने ही हाथों सुधर जाए तो ये उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। ठीक है, बहुत फेमस कोटेशन है। एक कहानी थी इनकी, नमक का दारोगा, उसमें से एक कोटेशन है इनका। क्या है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। इतनी अच्छी चीज है। निराशा संभव को असंभव बना देती है। जो निराशा होती है ना, वो संभव को भी असंभव बना देती है। मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ लिख ना लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। इतनी अच्छी चीज है। बल की शिकायत सब सुनते हैं। बल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। बल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। कितनी अच्छी चीज सुनना। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है, दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान होता है। दौलत से जो आदमी को सम्मान मिलता है वह उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान होता है।
अन्याय में सहयोग देना, अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के ही समान है। अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के ही समान है। देखना, अब सुनना थोड़ा सा बड़ा है। मनुष्य कितना ही हृदयहीन हो, मनुष्य कितना ही हृदयहीन हो, उसके हृदय के किसी न किसी कोने में पराग की भांति रस छिपा रहता है। सुनना ध्यान से, मनुष्य कितना ही हृदयहीन हो, उसके हृदय के किसी न किसी कोने में पराग की भांति रस छिपा रहता है। जिस तरह पत्थर में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कितना ही क्रूर क्यों ना हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। जिस प्रकार पत्थर में आग छिपी हुई होती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कितना ही क्रूर हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। बहुत अच्छी चीज है। दुनिया में विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई भी विद्यालय आज तक नहीं खुला। दुनिया में विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई भी विद्यालय आज तक नहीं खुला। सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं। सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं। लगन को कांटों की परवाह नहीं, लगन को कांटों की परवाह नहीं। कुल की प्रतिष्ठा, कुल की प्रतिष्ठा भी सद्व्यवहार और विनम्रता से होती है। कुल की जो प्रतिष्ठा होती है ना भाई, कुल की प्रतिष्ठा भी सद्व्यवहार और विनम्रता से होती है, हेकड़ी और रौब दिखाने से नहीं। कुल की प्रतिष्ठा भी सद्व्यवहार और विनम्रता से होती है, हेकड़ी और रौब दिखाने से नहीं। अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के ही समान। अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के ही समान है। न्याय और नीति लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। न्याय और नीति लक्ष्मी के ही खिलौने हैं और इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है। न्याय और नीति ये दोनों लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है। चोर की अंधेरे में ही चलती है, उजाले में नहीं। चोर की अंधेरे में चलती है, उजाले में नहीं। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। बहुत अच्छी चीज है, एक चीज सुनना, बहुत अच्छी चीज। सफलता में दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्ति होती है। सफलता में चीज समझ रहे हो कि आप सक्सेस हो जाओगे, आप नौकरी लग जाओगे, तो आपके जितने भी पीछे कोई आपकी जो निंदा होती थी, आपकी जो भी ईर्ष्या होती थी, वो सब समाप्त हो जाएगी। सब सफलता में दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्ति होती है। सत्य की एक चिंगारी असत्य के पहाड़ को भस्म कर सकती है। सत्य की एक चिंगारी असत्य के पहाड़ को भस्म कर सकती है। कितनी अच्छी चीज है। माँ की ममता, माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना असंभव है। माँ की ममता और पिता की क्षमता, माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना असंभव है। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना दबाते हैं। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना दबाते हैं। बहुत अच्छी चीज है। जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं, जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती है, उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती। जिन वृक्षों की जड़ें मजबूत होती है, गहरी होती है, उन्हें बार बार सींचने की आवश्यकता नहीं होती। आप समझ रहे हो कि मगर क्या आप शुरुआत से निरंतरता से अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे ना, तो आपकी जड़ें गहरी हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, तो उन्हें बार बार
सिंचाई करने सींचने की जरूरत नहीं होगी। आप समझ रहे हो ना कि अगर आप शुरू से ही निरंतरता से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ोगे तो आप मजबूत रहोगे, आपको ज़्यादा चीज़ों को रिकलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। युवावस्था आवेशमय होती है, युवावस्था आवेशमय होती है, तो क्रोध से आग हो जाती है और करुणा से पानी हो जाती है। युवावस्था आवेशमय होती है, क्या होती है? आवेशमय होती है, तो क्रोध से आग भी हो जाती है और करुणा से पानी भी। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने की बजाय दूसरों के हृदय को ज्यादा दुखाता है। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने के बजाय दूसरों के हृदय को ज्यादा दुखाता है। मतलब क्रोध में अपन होते हैं ना जब, तो अपन अपने मन की बात तो कहना चाहते हैं, मगर उस क्रोध में अपने मुंह से क्या 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 निकल जाता है, अगले वाले के हृदय घात, अगले वाले को पीड़ा होती है हृदय में। ठीक है ना? बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। जब किसान के बेटे को गोबर में से बदबू आने लग जाए, जब किसान के बेटे को गोबर में से बदबू आने लग जाए तो समझ लो कि देश में अकाल पड़ने वाला है। जब किसान के बेटे को गोबर में से बदबू आने लग जाए तो समझ लेना कि देश में अकाल पड़ने वाला है। दूसरे के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते, वर्तमान वास्तविकता। ठीक है ना? दूसरे के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते, पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा, पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस मैंने कलेक्ट करे, कुछ कथन जो आप हर जगह इनके क्वेश्चन आंसर्स में लिख सकते हो या फिर आप इनके परिचय में लिख सकते हो, काफ़ी काम आते हैं कोटेशंस। ठीक है ना? तो इनसे इंस्पिरेशन भी मिलता है अपने को, इनसे अपने को सीख भी मिलती है। तो मेरा कोटेशन बताने का उद्देश्य यह भी है कि आप इनसे सीखें। प्रेमचंद ने कब लिखी थी ये बातें? प्रेमचंद जी ने कब लिखी थी ये बातें? मगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखें अगर अपन सारी सच, तो लेखक होता ही क्या है? लेखक होता ही क्या है? वो लिखता है ना जो, वो शाश्वत हमेशा कितना ही टाइम बीत जाए आगे तक समान रहेगी चीज। ठीक है? तो अपन ने इनकी ये चीज पढ़ी, कोटेशन पढ़ लिए, साहित्यिक विशेषताएं पढ़ ली, उनका एक जीवन परिचय पढ़ा। अब अपन इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी कहानियां, प्रमुख कहानियां और इनके जो उपन्यास है उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकायदा मैं आपको उनकी डेट्स के साथ आपको मैं विश्लेषण करूंगा। अब हम प्रेमचंद जी की रचनाओं की बात करेंगे। तो आगे देखिए, अब अपन पढ़ते हैं प्रेमचंद जी की रचनाएं। पूरा मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा है, आराम से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है? तो अब अपन इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं की विशेषताएं पढ़ ली। ठीक है ना? एक चीज ध्यान रखना, बिल्कुल आदर्शोन्मुख यथार्थवाद वाली चीज, भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। ठीक है ना? एकदम गूढ़ अर्थ है, जब अपन इनको समझते हैं तो काफी अचंभा महसूस होता है अपने को। ठीक है ना? तो काफी विशेषताएं इस ऐसे ही इन्हें उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट नहीं कहा जाता। इन्होंने अपने जो मानसिक जो क्षमता थी ना, उसका काफी ज्यादा प्रयोग करा अपने लेखन में। अपने को साक्षात अपन देखते हैं और पढ़ते हैं इनकी रचनाओं को। ठीक है ना? तो अपन समझते हैं। ठीक है? तो अब अपन इनकी रचनाओं के बारे में बात। प्रमुख कहानियां, ऐसे तो काफी कहानियां मैंने बताया था आपको, 300 का, कई विद्वान 300 कहानियां मानते हैं कि कई 301, कई 302, कई 303, और कई ऐसे भी कहते हैं कि इनकी 3 कहानियां आज तक मिली नहीं है। ठीक है? तो प्रमुख कहानियां जो काफी फेमस है ना, काफी फेमस है, तो वो मैंने इकट्ठी करी और आप सुनना। पंच परमेश्वर, सप्त सरोज, पंच परमेश्वर, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा,
ईदगाह है, बड़े घर की बेटी। आप ध्यान दोगे, अगर देखोगे तो आप देखोगे पाओगे कि स्कूल एजुकेशन में और कॉलेज एजुकेशन में प्रेमचंद जी की कहानियाँ जो है वो भाई अपने को सिलेबस में मिलती ही है, मिलती ही। एक बहुत बड़ा प्रभुत्व है कहानी विधा में प्रेमचंद, ठीक है ना। तो कहानियाँ मिलती है, अपन सब ने पढ़ रखी, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, ठीक है ना। बड़े भाई साहब, ये भी इनकी कहानी है। नमक का दारोगा, नमक का दारोगा बहुत अच्छी, 11th NCERT में है, 11th में। बड़े घर की बेटी भी 11th में थी, ईदगाह 10th में है, ठीक है ना। तो सदगति, पूस की रात ये फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य में है। नशा, ये भी फर्स्ट ईयर में है। कफन, बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी भी काफी फेमस है इनकी कहानी, काफी ज्यादा प्रतिष्ठित है, प्रचलित, ठीक है ना। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। पंच परमेश्वर, सप्त सरोज, नव निधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिज्ञा, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, नमक का दारोगा, सदगति, पूस की रात, नशा, कफन, बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। अब अपन नाटक उपन्यास को मैं एंड करूंगा, ठीक है ना। अब नाटक पे आते हैं अपन। करबला जो 1924, संग्राम 1923 में, और प्रेम की बेटी 1933 में। 3 इनके नाटक माने जाते हैं, नाटक विधा में भी इनकी 3 रचनाएं मानी जाती है। करबला 1924 में, संग्राम 1923 और प्रेम की बेटी 1933, ठीक है। अब इनके निबंध मूलतः तो कुछ विचार और विविध प्रश्न यही है, ठीक है ना। कुछ विचार ही है, मगर मैंने कुछ जो इनके जो निबंध फेमस है ना भाई, ये संग्रह है इनका, निबंध संग्रह, ठीक है ना। तो उनमें भी निबंध संग्रह में काफी सारे निबंध है, तो जो प्रचलित है वो मैंने कलेक्ट किया। तो अब देखना, जैसे उनमें से प्रचलित है साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला है ना, जो वो भी भाग 3 में है, ठीक है। और विविध प्रश्न के भी भाग 3 है, 3 पार्ट है, ठीक है। और ये भी काफी फेमस है, हिंदी उर्दू की एकता, उपन्यास पर भी इन्होंने एक निबंध लिख रखा है। जीवन में साहित्य का स्थान, ये भी इनका निबंध है। पुराना जमाना नया जमाना, ये भी इनका निबंध है। और स्वराज के फायदे भी इनका निबंध है, ठीक है। संपादन देखा अपन, तो इन्होंने माधुरी पत्रिका का संपादन किया 1922 में। मर्यादा पत्रिका थी, हंस पत्रिका जो 1930 में, हंस पत्रिका 1930 में। और जागरण भी काफी फेमस है, हंस भी है, माधुरी भी और मर्यादा, चारों ही फेमस है। इनका संपादन किया था प्रेमचंद जी ने। तो जागरण का 1932 में। अब इनकी जीवनियाँ देखते हैं, क्योंकि जीवनियों पर किस पर लिखा, कलम, त्याग और तलवार, दुर्गादास और महात्मा शेख साथी, ठीक है। ये जीवनियाँ लिखी इन्होंने। बालोपयोगी, बच्चों के लिए, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियाँ, रामचर्चा और मनमोहन, ठीक है। अनुवाद देखें, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, इंग्लिश के प्रसिद्ध कहानीकार हैं टॉलस्टॉय, पूरा नाम है लियो टॉलस्टॉय, ठीक है ना। उनकी कहानियों का अनुवाद करा प्रेमचंद जी ने। सुखदास, अहंकार, ये अनुवाद है इनके, टॉलस्टॉय की कहानियाँ। सुखदास, अहंकार और न्याय, सृष्टि का प्रारंभ, न्याय है और फिर है सृष्टि का प्रारंभ। अब बात करते हैं इनके उपन्यास पर। उपन्यास सम्राट कहते हैं, ठीक है ना। तो गोदान सबसे प्रचलित, गोदान 1936 इनका अंतिम उपन्यास माना जाता है। गोदान को इनका अंतिम उपन्यास कहा जाता है। गोदान, प्रेमा, गोदान, सारे अब ऐसे कहते हैं कि इनके 15 उपन्यास है। कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? 15 उपन्यास लिखे हैं। तो 13 तो मुझे मिल गए, 13 तो 2 नहीं मिले, तो 13 को डिस्कस करें अपन। तो प्रेमा 1907 में, प्रेमा, ठीक है ना। रूठी रानी 1907 में, सेवा सदन 1918, कायाकल्प 1926, कर्मभूमि 1932, रंगभूमि 1925, निर्मला 1927, गबन
1931, प्रेमाश्रम 1921, मंगलसूत्र जो अधूरा था बाद में इनके पुत्र ने पूरा किया था अमृत राय ने 1948, प्रतिज्ञा 1927 और वरदान 1921। तो ये उनके उपन्यास। मैं आपको फिर थोड़ी सी एक बार विशेषता देखते हैं। मैंने कलेक्ट तो करी थी सेवा सदन। सेवा सदन था ना, कहाँ गया सेवा सदन? ये रहा सेवा सदन। सेवा सदन है ना जो, ये सेवा सदन है। इनका मूल नाम समझो, इन्होंने उर्दू में लिखा था। इसका नाम था, मूल नाम बाजार हुस्न। क्या नाम था? सेवा सदन का नाम था, सुनना मैं बता रहा हूँ, सेवा सदन का नाम था बाजार हुस्न। नाम से पहले उर्दू में लिखा था, ठीक है, फिर बाद में हिंदी में सेवा सदन करा। इसमें क्या है, सेवा सदन में क्या है मैं बताऊँ। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता, वापिस सुनना, ये स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। सेवा सदन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं के कारण ये आदि समस्याएं इसमें शामिल है, ठीक है। अब प्रेमाश्रम, ये रहा प्रेम, ठीक है, प्रेमाश्रम। इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा। ये किसान जीवन पर लिखा हुआ है, ठीक है, किसान जीवन पर लिखा हुआ है ये। तो इसमें उर्दू में लिखा था पहले, तो क्या था, गोशाए आफियत नाम था इसका। प्रेमाश्रम का नाम था उर्दू में गोशाए आफियत, बाद में हिंदी में लिखा था इन्होंने। तो उर्दू में क्या था, गोशाए आफियत। गोशा में लिख देता हूँ, लिखते हैं, चलो। सेवा सदन पहले, बाजार हुस्न था इसका नाम, है ना, हुस्न। बाजार हुस्न, ठीक है। प्रेमाश्रम बता दिया मैंने कि किसान जीवन पे लिखा हुआ है। इसका क्या नाम था उर्दू में, गोशाए आफियत, ठीक है। तो ये है प्रेमाश्रम की बात कर रहे हैं अपन, सुनना, ठीक है। यह है किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया था। किसान आंदोलन हुए थे ना अपने भारत में, उस दौर में लिखा गया था। इसमें सामंती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर विरोधों को केंद्र में रखकर उसकी परिधि के अंदर पड़ने वाले हर सामाजिक तबके का, जैसे जमींदार, तालुकेदार, उनके नौकर, पुलिस, सरकारी मुलाजिम, शहरी और मध्य वर्ग और उनकी सामाजिक भूमिका का सजीव चित्रण मिलता है प्रेमाश्रम में। तो सीधी सी बात जानो को, किसान वर्ग पे लिखा गया है। किसान आंदोलन जब अपने भारत में हो रहे थे तब लिखा गया है, और इसमें उनकी जो सामंती व्यवस्था जो थी ना, उसके अंतर विरोधों पर, ठीक है ना, उसमें है। अब अपन बढ़ते हैं रंगभूमि में क्या है। इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। रंगभूमि है ना जो, रंगभूमि में क्या है, रंगभूमि में जो प्रेमचंद जी है ना, प्रेमचंद जी क्या है इसमें, प्रेमचंद जी अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं रंगभूमि में, ठीक है। अब आता है निर्मला 1927। इसमें क्या है, यह अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। निर्मला में क्या है, अनमेल विवाह है, ध्यान रखना, अनमेल विवाह कुछ लिखे हैं मैंने इनसे संबंधित आपको, जिससे थोड़ा सा समझ आता है, रूपरेखा टाइप, भूमिका टाइप, ठीक है ना। तो निर्मला में क्या है, अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास निर्मला। अब आते हैं प्रतिज्ञा।
ये रे प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा में क्या है, यह विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। प्रतिज्ञा में क्या है, जो विधवा जीवन है और उसमें उसकी जो समस्याएं हैं उसको रेखांकित करता है प्रतिज्ञा। अब आता है पर गबन, ये रहा गबन 1931। इसमें क्या है, उपन्यास की कथा रमानाथ तथा उनकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन। रामानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व आदि घटनाओं में इर्द गिर्द घूमती रहती है कहानी। इसमें जो चरित्र हैं कुछ है ना, तो उनके इर्द गिर्द कुछ कहानी है, वो है इस उपन्यास में। ठीक है। गबन में कर्मभूमि 1932। इसमें क्या है, यह अछूत समस्या, अनटचेबिलिटी। ठीक है ना, तो अछूत समस्या उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगान इत्यादि की समस्याओं को उजागर करने वाला उपन्यास है कर्मभूमि। कर्मभूमि में क्या है, ध्यान रखना, यह अछूत समस्या उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगान इत्यादि की समस्याओं को उजागर करने वाला उपन्यास है कर्मभूमि। ठीक है। गोदान यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो किसान जीवन पर लिखी गई अद्वितीय रचना है। क्या है, अद्वितीय रचना है गोदान। ठीक है। और गोदान, एक चीज बताऊं, एक चीज थी, हाँ, गोदान का एक इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ है भाई, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ है, और इसको क्या नाम दिया था, द गिफ्ट ऑफ द काउ। हाँ, द गिफ्ट ऑफ द काउ नाम से जो गोदान है ना, ये इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुई भी है भाई। गोदान में बता दिया मैंने आपको, क्या है, किसान जीवन पर लिखी गई अद्वितीय रचना है। ठीक है। द गिफ्ट ऑफ काउ, हाँ बिल्कुल सही है, चाहे आप सर्च कर लेना, द गिफ्ट ऑफ काउ, द गिफ्ट ऑफ काउ। लिख देता हूँ, द गिफ्ट ऑफ काउ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा हुआ है, द गिफ्ट ऑफ काउ। अब बात करते हैं कि मंगलसूत्र पे। मंगलसूत्र अधूरा था ना, जो ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था, ये बता दिया मैंने। हाँ, इसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृत राय प्रेमचंद जी की जीवनी में लिखते हैं कि इसका प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्षों के बाद हुआ। 1948 में हुआ था इसका प्रकाशन। 1936 में प्रेमचंद जी की डेथ हो गई थी। तो ये क्या बताते हैं, अमृत राय बताते हैं कि इनका जो लास्ट उपन्यास है ना, ये मैंने पूरा किया है, इनके पुत्र ने पूरा किया है, और उनकी मृत्यु के काफ़ी बाद 1948 में से पब्लिश कर दिया। ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको प्रेमचंद जी से संबंधित देने का प्रयास किया, काफ़ी जगह जगह से चीज़ें कलेक्ट करी और फिर आपके समक्ष पहुंचाई। ठीक है। तो आराम से, मुझे आशा है कि आपको मैंने जिस तरह से बताया वो समझ आया होगा। ठीक है। और आराम से आपने वीडियो को एंजॉय करके देखा होगा। बहुत अच्छे तरीके से, लयबद्ध तरीके से मैंने एक एक चीज़ों को आपको बताया। ठीक है। प्रेमचंद से संबंधित हमने क्या बात, प्रेमचंद जी के पहले जन्म से संबंधित बात करी, उनका एक जीवन परिचय दिया पहले। ठीक है। फिर उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी जो रचनाओं का डिवाइडेशन पढ़ा अपन ने। ठीक है। फिर अपन ने फेमस कोटेशंस पढ़े उनके। ठीक है। फिर बाद में अपन ने पूरा एकदम अलग से रचनाएं पढ़ी। काफ़ी है, इनफ है। ठीक है। आराम से ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है जिनके सिलेबस में प्रेमचंद है उनके, और जो ज्ञान अपना जो नॉलेज गेन करना चाहता है, अपना ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, वो भी काफ़ी इससे, इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 31 जुलाई प्रेमचंद जी का जन्मदिन माना जाता है, इसे जयंती मनाते हैं प्रेमचंद जी की। ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेमचंद जी का मैटर कलेक्ट करा, उससे पढ़ा और फिर एक जगह संग्रहित करा, लिखा और फिर आप तक पहुंचाने का एक सारबद्ध तरीके से, एक तरीके से चीज़ों को आपके समक्ष पहुंचाया। ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें
कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।